हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कृतिका के त्योहार के अंतर्गत हम पाठ 3 साना साना हाथी जोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। साना साना हाथी जोड़ी एक यादव प्रताप है। इसकी लेखिका मधु काकड़िया जी है। मधु काकड़िया जी ने अपने यात्रावृत्तांत में बहुत प्रकृति वहाँ के तिब्बती लोगों के जीवन को बताया है, वहाँ के मनोरम छटा को बताया है। और मधु काकड़िया जी को जो वहाँ की प्रार्थना है कि साना साना हाथी जोड़ी, वहाँ के लोग जो प्रार्थना बोलते हैं, तो मधु काकड़िया जी को प्रार्थना इतनी अच्छी लगी कि मधु काकड़िया जी उसे बार बार गुनगुनाती रहती हैं। जब उन्होंने हमने कल तक के एपिसोड में पढ़ा था कि जब उन्होंने बर्फबारी देखी तो बहुत उनका मन खुश हुआ। लेखिका खुशी के मारे नाचने लगी थी और बर्फ में भी धंस जाना चाहती थी, लेकिन उनके पास लंबे जूते नहीं थे और वे वहाँ पर कहीं पे ऐसी कोई दुकान भी नहीं थी आसपास में जहाँ से वो जूते किराए से ले सकें, क्योंकि जब जब बर्फबारी होती है तो हमें अपना बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। जूतों को थोड़ी लंबाई वाले जूते पहनने होते हैं। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा उस परिदृश्य को अपने अंदर खींच रही थी, जिससे महानगर में जब डार्क रूम में जो इधर उधर देखते हुए फिरते हैं उनको उस दृश्य को खींचना अपने अंदर खींचना चाह रहे थे। उसे लग रहा था कि इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ही हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की है कि ये इतना सुंदर जो परिदृश्य है ना, हिमालय के आसपास का इतना सुंदर दृश्य है, यहीं पर हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने इसकी वेदों की रचना की होगी। मणि कह रही थी कि जब जीवन में सत्य को उन लोगों ने पाया होगा, है ना, तो तभी लोगों के मुँह से निकला होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये मंत्र वहीं पे पाया होगा, क्योंकि यहाँ महानगरों की भगदड़ में वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, है ना। और उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि गर्मियों में जो जलधारा बर्फ जो है, सर्दियों में बर्फ सहेजकर गर्मियों में जलधारा बन करके प्यास बुझाती है। कृतज्ञता से माथा नवाकर जाने कितने ऋण है इन नदियों की हम पर, ये सारी बातें वो लेखिका सोच रही थी और उसे संसार स्वप्न जैसा सुंदर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों का ध्यान आते ही उनके मन को उदासी छा गई। जैसे वो बहुत सुंदर सुंदर बातें देख रही थी, लेकिन पत्थर तोड़ती हुई उन्होंने पहाड़ियों को जब देखा, वहाँ की महिलाएं पत्थर तोड़ रही थी। आम समय में पुरुष कैसे मतलब जो थोड़े कठोर काम होते हैं पुरुष करते हैं, लेकिन वहाँ पे महिलाएं पत्थर तोड़ रही थी। ये देख करके उन्हें काफ़ी बुरा लगा। और थोड़ा सा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ थी, फौजी सीमा सुरक्षा और जो उनकी छावनियाँ थी। चीन की सीमा थोड़ी दूर थी। लेखिका ने फौजी से कहा, इस कड़कड़ाती ठंड में आपको ठंड नहीं लगती क्या, आपको तकलीफ नहीं होती क्या? तो एक फौजी ने उदास सी हंसी हंस करके कहा था, आप चैन की नींद सो जाए इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। देखिए क्या बात है दोस्तों, आप चैन की नींद सोए, पूरा भारत हमारा चैन की नींद सोए इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और वहाँ पर एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, देखिए, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम हमारा आज दे रहे हैं आपके कल के लिए। वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना दे रहे हैं कल के लिए। ऐसे ऐसी बातें वहाँ लिखी हुई थी। और जंगल में भी ये लोग जवान वहाँ तैनात रहते थे, एवरी टाइम में वहाँ पे तैनात रहते थे। जब यात्रा लेखिका के लिए जैसे एक खोज यात्रा थी, ऐसा लगने लगा लेखिका को कि वो एक खोज यात्रा पर निकली है, बल्कि घूमने के बहाने से निकली थी, लेकिन यहाँ आते आते उसकी यात्रा एक खोज यात्रा बन गई थी। जितेंद्र ने नेपाल के माओवादी संघर्ष के बारे में बताया कि माओवादी पर हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाई जाती थी, लेकिन जैसे ही उनका कोई साथी मरता तो वे पीठ पर बंधी हुई बड़ी टोकरी डोकों में उसका सब डालते और मजाल की सरकार के हाथ एक डंडा भी, एक भी डेड बॉडी नहीं लगती। मतलब जब हमारे जवान मरते थे तो हमारे ही लोग उसे लेकर के कहीं पे भी, मतलब सरकार के हाथ एक भी डेड बॉडी नहीं लगने देते थे। इतना अदम्य उनके अंदर साहस था, इतना अदम्य उनके अंदर प्रेम था। यूमथांग की घाटी में ढेरों ढेरों फूल खिल रहे थे। जितेंद्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में घाटी फूलों से इतनी भर जाएगी कि मानो फूलों की सेज बिछा रखी हो, चारों तरफ फूलों की वादियाँ बन जाएगी। यूमथांग में चिप्स बेचती हुई युवती ने लेखिका से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? वो आई युवती और पूछती, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा, नहीं मैं तो इंडियन हूँ। लेखिका को सुनकर अच्छा लगा, है ना। सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर खुश हैं, काश कश्मीर के साथ भी ऐसा विलय हो जाता। अब हो चुका है ना, जब से हमारी भारत से स्वतंत्रता रखी है, हमारा कश्मीर भी हमारे साथ में पूरी तरह से मिल गया है। जितेंद्र तरह की जानकारियाँ दे रहा था, उसने बताया कि
सिर्फ चांदनी रात में भोंकते हैं, जब शुक्ल पक्ष आता है तभी केवल भोंकते हैं। एक जगह उसने बताया कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट है, पैरों के निशान है, पद चिन्ह है, फुटप्रिंट है ना गुरु नानक जी। कहते हैं गुरु नानक जी की थाली में छिटक कर थोड़े चावल यहाँ गिर गए थे, गुरु नानक जी की थाली से छिटक कर थोड़े से चावल यहाँ गिर गए थे और उन चावलों से ही फिर यहाँ पर खेती होती है। इस तरह से यहाँ पर परमानेंट चावलों की खेती होती है। खेतों की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि यहाँ देवी देवताओं का वास है और जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। उसने बताया कि पहाड़ नदी झरने की पूजा करते हैं, इन्हें ये लोग कभी भी गंदा नहीं करते। पहाड़ नदी और झरने कभी गंदा नहीं करते, कभी उसमें स्नान नहीं करते, कभी उसकी पूजा करते। उन्होंने बताया कि योगथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कप्तान शेखर गुप्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को लगने से क्या था, घाटियों में से रास्ता निकाल करके इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। लेखिका मन ही मन में कह रही थी हाँ रास्ते अभी और बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। जितनी सुंदरता ढूंढोगे उतनी ही सुंदरता मिलती चली जाएगी। मनुष्य का काम ही सुंदरता की खोज करना है। मनुष्य का काम ही उस चीज की लालसा रहती है मनुष्य को जो उसे नहीं मिल पाती। तो वो हम अगर सिक्किम की अगर वहाँ जाएं तो इतनी सुंदरता, अतुलनीय सुंदरता हमें सिक्किम में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हमारे जो हमने इसके प्रश्नोत्तर देखे थे, तो प्रश्नोत्तर भी हमारे जैसे पहला प्रश्न है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटॉक। प्रश्न 1, ये नहाया गंगटॉक। ये किस तरह संबोधित कर रहा था, को किस तरह संबोधित कर रहा था। संबोधित कर रहा था, इसका मतलब देखिए तो अपनी झिलमिला के सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंगटॉक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा सा प्रतीत हो रहा था और ऐसा लग रहा था सब कुछ बस ठहर गया है, सब कुछ अर्थहीन हो गया। उसके भीतर और बाहर एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। इतनी सुंदरता, उसे लग रहा था कि सब कुछ अंदर और बाहर सब कुछ अर्थहीन हो गया है और लग गया सब कुछ शून्य हो गया है। गंगटॉक को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है? मेहनत का स्वार्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला, और बादशाह का मतलब मन की मर्जी का मालिक है ना। भाई मेहनत का मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला और बादशाह का मतलब होता है मन की मर्जी का मालिक। गंगटॉक एक पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय स्थल में रहने वाले यहाँ बड़ी कठिन स्थिति में रहते हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं हैं और ऐसी कठिनाइयों के बीच में भी मस्त रहते हैं। इसीलिए गंगटॉक को मेहनत का बादशाह का शहर कहा गया। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों पर क्या संकेत करता है? श्वेत पताकाएं जब भी कभी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो फहराई जाती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, है ना। और अगर नगर के अंदर कभी भी कोई काम होता है तो वहाँ पर 108 पताकाएं, रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। मृत्यु होने पर, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर तो 108 पताकाएं, सफेद पताकाएं फहराई जाती है, जो ये बताती है कि यहाँ पर हमारे मतलब मंत्र लिख करके कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्हें उतारा भी नहीं जाता, वो अपने आप ही समय के अनुसार से खत्म हो जाता है। और अब जब भी कभी शुभ कार्य होता है तो उसको आरंभ करने के लिए रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। लोग जो है स्टॉक में घूमते हुए चक्रों को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा
उसको लेखिका को लगने लगा कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास पूरे भारत में है। लॉक स्टॉक को देखते घूमते हुए देखकर लेखिका को उसके बारे में पूछने पर पता चला कि धर्मचक्र है और धर्मचक्र को छोड़ के सारा पाप धुल जाते हैं। जब जितने ही बताया तो लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत में आत्मा एक जैसी है। वैज्ञानिक क्षेत्रों में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है कि गंगा में नहाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पाप किए भी जो है वो एक स्नान से खत्म हो सकते हैं। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी जगह जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पुण्य, पाप पुण्य की सारी अवधारणाएं एक जैसी हैं। ये लेखिका को विश्वास हो गया। आगे वाले प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप इतने प्रश्न कर दीजिएगा। थैंक यू।